चलो आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, देखो ऐसे तो बहुत सारे अकाउंट्स में यूज होने वाले टर्म्स है जिसका अभी हम लोग को सबका यूज नहीं है, ठीक है। तो जो हम लोग को अभी ज्यादा काम पड़ने वाला है वो सारा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला टर्म है हम लोग के सामने बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले बताओ बिजनेस का मतलब क्या होता है। देखो हम लोग ये जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली हम लोग अकाउंटिंग में करने क्या वाले हैं, जो भी हम लोग बिजनेस करेंगे उस बिजनेस का क्या फाइंड आउट करना होगा, प्रॉफिट और लॉस। तो वो प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, लाइक सेल परचेज, मतलब जो भी मॉनिटरी टर्म्स में हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसका क्लासिफिकेशन होगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली पूरे अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर में बहुत सारे बेसिक टर्म्स भी तो यूज होंगे, नए नए टर्म्स यूज करेंगे, बिकॉज फर्स्ट टाइम कॉमर्स सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले उसको क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर बिजनेस का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक्टिविटी अगर हम लोग कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए रेगुलर बेसिस पर। देखो एक सिंगल ट्रांजैक्शन को बिजनेस नहीं कह सकते। मान लीजिए मेरे पास ये मोबाइल फोन है और ये मोबाइल फोन हम किसी को बेच दिए और उससे हमको किसी तरह का कोई प्रॉफिट या लॉस हो गया, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, बिकॉज मेरा मेन एक्टिविटी मोबाइल में डील करना नहीं है। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के इंटेंशन से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस। तो बिजनेस में बेसिकली करते क्या है, ट्रांजेक्शन, लेन देन करते हैं। जैसे मेरा अगर कोई चीज का दुकान है तो हम क्या करेंगे, माल खरीदेंगे, माल बेचेंगे, दुकान का किराया देंगे, बिजली बिल का पेमेंट करेंगे, स्टाफ है तो स्टाफ काम कर रहा है उसको क्या पेमेंट करेंगे, सैलरी वगैरह पेमेंट करेंगे। तो ये सारे लेन देन जो भी होगा पैसे के टर्म्स में, उनको हम सिस्टमेटिक मैनर में अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज, दो लोगों के बीच में होने वाला कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब एक तरफ तो हमारा बिजनेस हो गया और एक तरफ कोई भी आउटसाइड पार्टी हो गया, ठीक है। दो लोगों में होने वाला कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अच्छा फाइनेंशियल का मतलब क्या, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको हम लोग मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मतलब जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका मनी वैल्यू नहीं है या उसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, तो वो सब नॉन फाइनेंशियल होगा, उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, तो उसका बात नहीं कर रहे। लाइक मेरे कंपनी में जो इंप्लॉइज काम कर रहे हैं उनको सैलरी का पेमेंट करेंगे तो रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन मेरा इंप्लॉय ऑनेस्ट है या बेईमान है ये बात को कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज, दो लोगों के बीच में होने वाला कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम लोग मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहीं से गुड्स परचेज किए तो उसका मॉनेटरी वैल्यू लिखेंगे कि कितने का गुड्स परचेज किए। अगर अपने कस्टमर को गुड्स सेल करेंगे तो साइड बाय साइड उसका अमाउंट लिखेंगे कितने का गुड्स सेल हुआ। मतलब हर ट्रांजैक्शन को हम लोग उसके बगल में क्या लिखेंगे, उसका मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। अच्छा उसको रिकॉर्ड करेंगे कहां पर, बुक्स ऑफ अकाउंट में। यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है, जहां पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे हम लोग जर्नल बनाना सीखेंगे, है ना, मतलब जिस डायरी में हम लोग ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जर्नल। तो जर्नल हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 है। तो जर्नल को पढ़ने के लिए फिर डेबिट क्रेडिट भी समझना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो ट्रांजेक्शन का, मेन ट्रांजेक्शन क्या होगा, दुकान में बेचना, माल बेचना, सेल ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर या पेमेंट टू क्रेडिटर। अच्छा डेटर कौन होते हैं, वो कस्टमर जिनको हम लोग उधार में गुड्स दिए, जिसको क्रेडिट में हम लोग गुड्स सेल किए, तो उसमें फ्यूचर में हमको पेमेंट आएगा। तो जब वो पार्टी फ्यूचर में हमको पेमेंट करेगा तो उसको भी तो डायरी में रिकॉर्ड करेंगे कि सामने वाला पार्टी हमको पैसा दिया, ठीक है। क्रेडिटर कौन होते हैं, हम जहां से रॉ मेटेरियल लेकर के आते हैं, चाहे जहां से मेरा माल आता है, तो अगर होता है क्या ना बिजनेस में धीरे धीरे जान पहचान बन जाता है लोगों से, तो फिर कभी कभी हम लोग को उधार में भी माल मिल जाता है। मतलब आज मेरे पास पैसा नहीं है, फोन कर दिए तो मेरे पास माल आ गया। पेमेंट कब करेंगे, फ्यूचर में। तो जब हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो हम अपना डायरी में एंट्री करेंगे, है ना। यानी हर एक बात को हम लोग को अपने डायरी में लिखना है, जिस जो भी फाइनेंशियल टर्म्स में होगा, ठीक है। आ रहा समझ में। इसके अलावा और भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, कंपनी में जो इंप्लॉय काम कर रहे हैं उनको क्या पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी में पेमेंट कर रहे हैं। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का क्या पेमेंट कर रहे हैं, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, उनको वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो ट्रांजैक्शन इस नेचर का होता है, एक होता है कैश और एक होता है क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, नगद। जैसे होता है ना शादी में देखो जूता छुपाई का रस्म, उसमें क्या होता है, जूते दो पैसे लो, मतलब हाथों हाथ होना चाहिए। तो अगर हम किसी को गुड्स बेचे हैं तो कस्टमर इंस्टेंटली पेमेंट करेगा, और अगर हम कहीं से माल खरीदे तो हम उसको इंस्टेंटली पेमेंट करेंगे, मतलब हाथों हाथ सेटलमेंट होगा, उसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। व्हेन द अमाउंट इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली ऑन एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन, एकदम सिंपल है। अच्छा ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पर भी तो हो सकता है। देखो आज तुम बिजनेस कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि तुमको कोई कस्टमर आकर के उधार में माल नहीं मांगेगा। जब रेगुलर बेसिस पर ट्रांजैक्शन होने लगता है तो कई बार कस्टमर से जान पहचान बन जाता है, तो वो बोलता है भैया आज तो पैसा नहीं है, पैसा आपको कब पेमेंट कर देंगे, बाद में। तो होता है बिजनेस में अमूमन हम लोग को क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होता है, ठीक है। तो व्हेन द अमाउंट इज प्रोमिस टू पे लेटर इट इज कॉल्ड
क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी कि आज हम किसी को माल बेचे लेकिन मेरा कस्टमर बोला है कि पेमेंट हम कब करेंगे, 2 मंथ्स के बाद, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब बताओ, हम लोग जब भी बिजनेस करते हैं तो उसमें दोनों ट्रांजेक्शन पॉसिबल है, तो हम लोग अकाउंटिंग जब भी करेंगे तो क्या सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? देखो कैश ट्रांजेक्शन तुम्हारा छूट भी जाएगा ना तो प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम माल बेचे तो पैसा तो मिल गया ना, तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन अगर छूट गया और सामने वाला पार्टी बेईमान निकल गया ना, मतलब वो अपने से पैसा नहीं देना चाहता है और तुम डायरी में लिखे भी नहीं हो, तब तो तुम भूल जाओगे। तो इसलिए हम लोग को अपने बिजनेस में दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट, तब जाकर के सही प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। ठीक है, चलो सेकेंड टर्म है प्रोपराइटर। सिंपल, प्रोपराइटर का मतलब ऑनर, जो भी बिजनेस का ऑनर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर। ठीक है, अच्छा एक होता है सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस, मतलब जिसका सिर्फ एक ही ऑनर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोपराइटर। क्या बोलते हैं, सोल प्रोपराइटर। लेकिन कई बार लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर वो सब तो ऑनर ही है, तो उनको क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे, पार्टनर। देखो पार्टनर किससे बना, पार्ट ओनर, पार्ट ओनर दैट इज पार्टनर। तो मतलब सबका हिस्सेदारी है, जो जितना पैसा लगाया उतना सबका हिस्सेदारी है। ठीक है, अच्छा कंपनी के केस में लोग शेयर परचेज करते हैं तो उन लोग को शेयर होल्डर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर्स। तो वो तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है। तुम सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ऑनर को सोल प्रोप्राइटर बोलेंगे, पार्टनरशिप अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो पार्टनर्स कहा जाएगा। कंपनी के केस में ऑनर्स को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, तुम लोग को बिजनेस स्टडीज में भी एक चैप्टर पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर ये सारा कुछ पढ़ोगे। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, पार्टनरशिप पढ़ोगे, फिर कंपनी पढ़ोगे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सब वहां पर डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो देखो तुम्हारा बिजनेस स्टडीज बहुत हद तक अकाउंट से लिंक्ड है। अकाउंट्स में तो प्रैक्टिकल हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस स्टडीज में तुमको थ्योरेटिकली बताया गया कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का फॉर्म्स कौन कौन सा है, और उसी का तो तुम लोग को हम अकाउंटिंग सिखाएंगे। लाइक तुम बिजनेस स्टडीज में पार्टनरशिप के बारे में सीखोगे और हम तुमको पार्टनरशिप का अकाउंटिंग सिखाएंगे। तो बिजनेस स्टडीज को इग्नोर मत करना, बिजनेस स्टडीज को भी पढ़ना, बिजनेस स्टडीज को भी अपने से जितना हो सकता है पढ़ना। ठीक है, बड़े आगे। प्रोपराइटर मतलब मालिक, सिंपल। मालिक बिजनेस में क्या लगाता है भाई, कोई भी बिजनेस करोगे तो बिजनेस को करने के लिए हवा में तो बिजनेस नहीं ना होगा जी। तुमको एक दुकान लेना पड़ेगा, चीज लेकर के आना पड़ेगा, रिसोर्सेज चाहिए होगा, सामान चाहिए होगा। आज अगर मान लीजिए हम कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं तो भैया कोचिंग कहाँ पढ़ाएंगे, रोड में खड़े होकर के थोड़े पढ़ाएंगे। उसके लिए एक स्पेस लेना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, फर्नीचर्स वगैरह लगवाना पड़ेगा, लाइटिंग वगैरह लगवाना पड़ेगा, बोर्ड वगैरह लेना पड़ेगा सारा। तो कोई भी बिजनेस करोगे तो बिजनेस को करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। अब वो रिसोर्स को खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो अपने बिजनेस में जो भी तुम मनी इन्वेस्ट करते हो, चाहे गुड्स लगा देते हो, चाहे कोई एसेट तुम्हारे पास पहले से ही है, तो एसेट को बिजनेस में लेकर के आते हो, वो सब तुम्हारा टोटल क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट, मतलब कि क्या बनेगा, कैपिटल। ठीक है, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर या पार्टनर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। अपने बिजनेस में जो भी तुम इन्वेस्टमेंट किए। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अब ये क्या चक्कर है, देखो हम लोग एक कंसेप्ट फॉलो करते हैं जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो क्या कहता है बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है, लेकिन एक्चुअली में अलग नहीं है। देखा जाए तो एक्चुअली में अलग नहीं है। आज मान लीजिए अगर हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बात करें तो ये हम है और ये है मेरा कोचिंग, हम दोनों को एक बार अलग कर दिया गया। हम अलग है, मेरा कोचिंग अलग है, लेकिन है तो कुछ अलग नहीं। आज मान लीजिए तुम रानी सती क्लासेस में ज्वाइन किए हो तो कोई रानी सती क्लासेस को जानता है, कोई मेरे को जानता है, कोई मेरे नाम से आ रहा है, कोई रानी सती क्लासेस के नाम से आ रहा है। अल्टीमेटली पढ़ तो मेरे से ही रहा है, जो है मेरा ही है। ठीक है, बट हम लोग अकाउंटिंग का नजरिया ये है कि ऑनर को अलग मानो और बिजनेस को अलग मानो। ऐसा क्यों करते सर, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ऑनर का जितना भी पर्सनल ट्रांजेक्शन है, ऑनर का जितना भी पर्सनल ट्रांजेक्शन है वो अलग रहेगा और बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन है वो अलग रहेगा। तो बिजनेस का अपना इनकम होगा, अपना एक्सपेंस होगा, तो बिजनेस का अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर बताओ तुम ऑनर और बिजनेस को डिस्टिंग्यूज नहीं करोगे तब तो ऑनर का घर का रेंट भी जा रहा होगा, उसके दुकान का भी रेंट जा रहा होगा, घर में जो उसके नौकर चाकर काम कर रहे हैं उनको भी पगार जा रहा होगा, और बिजनेस में दुकान में जो स्टाफ काम कर रहे होंगे उनको भी सैलरी जा रहा होगा, सब तो मिक्स हो जाएगा। पता चला इनकम तो सिर्फ बिजनेस से आ रहा है और खर्चा तो घर का भी लग रहा है और दुकान का भी लग रहा है। तो क्या तुमको बिजनेस का सही परफॉर्मेंस पता चल पाएगा? नहीं। तो अपने बिजनेस का सही परफॉर्मेंस जानने के लिए एक बार अपने आप को अलग कर लो और तुम अपने बिजनेस को देखो, कोई अलग हो नहीं रहे हो, मतलब एक पेपर पे अलग कर रहे हो कि बिजनेस को एक बार अलग मान कर रहे हो, तो बिजनेस का सारा खर्चा अलग रिकॉर्ड कर लेंगे और अपना सारा पर्सनल खर्चा को अलग अपना देख लेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, उस पार्टिकुलर बिजनेस का हम परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे कि बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं, ताकि हम डिसीजन ले पाए। अगर मान लीजिए हम 4 तरह का बिजनेस करते हैं तो पता है वो चारों बिजनेस को अलग माना जाएगा, चारों बिजनेस को अलग माना जाएगा, चारों बिजनेस का अलग अकाउंटिंग होगा, चारों बिजनेस का अपना प्रॉफिट और लॉस अलग कैलकुलेट करेंगे, ताकि ये डिसीजन ले पाए कि ये पार्टिकुलर बिजनेस
उसमें हमको लॉस हो रहा है तो इस बिजनेस को क्या कर दिया जाए, बंद। और अगर बताओ चारों पांचों बिजनेस को अगर इकट्ठा करके काम करेंगे तब तो सबका इनकम एक साथ रिकॉर्ड हुआ, सबका खर्चा एक साथ रिकॉर्ड हुआ, तो तुमको हर एक बिजनेस का इंडिविजुअली पता चल पाया नहीं। हो सकता है कोई बिजनेस घाटे में जा रहा होगा, हो सकता है कोई बिजनेस बहुत ज्यादा फायदे में जा रहा होगा, तो ओवरऑल रिजल्ट फायदा दिख रहा है, लेकिन पता है कुछ बिजनेस किस में जा रहा है, घाटा में, तो तुमको पता नहीं चलेगा तो क्या तुम डिसीजन ले पाओगे, नहीं, तो लॉन्ग टर्म में तुमको फिर नुकसान हो जाएगा। तो अगर अलग अलग बिजनेस का तुम अलग अलग अकाउंटिंग करोगे तो तुमको पता रहेगा कि ये वाला बिजनेस में धंधे में फायदा नहीं हो रहा है, तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इसमें एक अच्छा मैनेजर को अपॉइंट करना पड़ेगा, इसके लिए नया पॉलिसी बनाना पड़ेगा, या अगर नहीं पॉसिबल है तो बिजनेस को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब बात को समझ में आ रहा है, जो कंसेप्ट बनाया गया उसके पीछे लॉजिक है ना, खाली रट थोड़े लेना है कि ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है तो क्यों अलग है, उसके पीछे लॉजिक है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं स्कूल का कॉपी अलग है तो मेरे ट्यूशन का कॉपी अलग मेंटेन करो, तुम बोलोगे सर एक में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो बिल्कुल, फिर स्कूल का और ट्यूशन का दोनों क्या हो जाएगा, मिक्स। पता कैसे चलेगा कौन कितना पढ़ा रहा है, पता भी तो चलना चाहिए कि स्कूल में कितना पढ़ाई हो रहा है, कोचिंग में कितना, तो दोनों का कॉपी हम लोग क्या मेंटेन करवाते हैं, अलग है, तो कॉपी तुम्हारा ही दोनों, एक में भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अलग अलग करोगे तो तुमको परफॉर्मेंस पता चल जाएगा कहाँ कैसा परफॉर्मेंस है, ठीक है। बढ़िया आगे। अच्छा, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो किस फॉर्मेट में हो सकता है, मान लीजिए तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और वो बिजनेस में जो भी तुमको रिसोर्सेज चाहिए उसमें एक भी चीज़ तुम्हारे पास पहले से नहीं है, तो तुमको सब मार्केट से ही परचेज करना होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, तो पूरा कैश लगा दो और कैश से जो खरीदना है खरीद लो, या तुम्हारे पास पहले से क्या है, मतलब जिस चीज़ का तुम बिजनेस करना चाहते हो वो आइटम पहले से। अब देखो ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है कि मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास 10-15 प्रॉपर्टी है, बात समझो, मेरे पास क्या है 10-15 प्रॉपर्टी, खूब सारा जमीन है, बिल्डिंग विल्डिंग है, और हम रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं, तो हम मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी वगैरह वो मेरे लिए क्या हो गया, एक तरह से गुड्स हो गया। तो ऐसा जनरली नहीं होता, बट हो सकता है कि मेरे पास कुछ आइटम पहले से है और वो आइटम का ही हम बिजनेस स्टार्ट कर लिया। जैसे मान लीजिए लड़की लोग हैं, ये लोग इतना ड्रेस खरीद लेती है ना, इतना इन लोग को मतलब कितना भी लोग के पास ड्रेस हो, लोगों को कभी वो सेटिस्फेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। मम्मी इन लोग का अलमीरा खोलेगी ना तो पूरा ड्रेस भरा हुआ है, तो मम्मी क्या बोलती है, बेटा दुकान ही खोल लो, इतना इतना ड्रेस घर में भर करके रखो, एक काम करो, क्या कर लो, दुकान ही खोल लो, यही डायलॉग मिलता है ना, तो आइडिया तो अच्छा है, दुकान खोल लेते हैं। तो मेरे पास जो भी घर में ड्रेस है उसी का क्या करते हैं, बाहर में एक दुकान खोल लेते हैं, हर एक माल 20 रुपया, हर एक माल 20 रुपया, तो वो एक तरह से मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे बप्पी लेरी को देखो, बप्पी लेरी को जानते हो ना, सोने की दुकान, समझ रहे हो, इतना सोना पहन करके अपना शरीर बोलते भाई सोने की दुकान है ही तो भाई वो कल को दिन अगर अपना दुकान खोल ले मान लीजिए ज्वेलरी का, तो वो अपना सारा सोना चांदी इन्वेस्ट कर देगा, लो भैया इसको भी बेचना कल को दिन चालू कर सकते हैं। अरे समझ में हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जनरली नहीं होता, बट अगर तुम्हारे पास पहले से गुड्स है तो लगा देना, या तुम्हारे पास पहले से क्या है, कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है, लाइक तुम्हारे पास घर में फर्नीचर पड़ा हुआ है तो उसी को ऑफिस में ले जाओ, घर में तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेयर में फैन वगैरह रखा हुआ है तो वही पंखा को ऑफिस में लगवा लो, क्यों, देखो फालतू पैसा क्यों खर्चा करोगे, ठीक है तुम आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो लेकिन पैसा तो अपना ही खर्चा होगा, तो अगर तुम्हारे पास पहले से घर में कोई रिसोर्स है उसको यूज़ कर सकते हो। देखो ऐसा होता है, हम लोग घर में मान लीजिए कभी कभी फर्नीचर बनवा रहे होते हैं तो मिस्त्री आता है अपना एक एस्टीमेट दे करके जाता है कि इतना बोर्ड लगेगा, इतना फेविकॉल लगेगा, ये सब लगेगा, तो हम लोग की मम्मी क्या बोलती है, अरे बेटा वो पिछले बार भी फर्नीचर बनवाए थे ना तो फेविकॉल रखा हुआ है, सनमाइका रखा हुआ है तो उसको यूज कर लो, तो करते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली। तो हमारे पास अगर रिसोर्स पहले से है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आ रहा है ना समझ में, देखो एकदम ओपन माइंड होकर के सोचना, तुमको लगेगा ये अकाउंट्स में कुछ भी दम नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, हो जाएगा। कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब अपने घर खर्चे के लिए, अपने घर खर्चे के लिए अपने दुकान से जो भी तुम मनी विड्रॉ कर रहे हो या कुछ गुड्स वगैरह निकाल ले रहे हो वो सब क्या कहलाता है, ड्राइंग्स। मतलब पर्सनल यूज के लिए अगर तुम अपने दुकान से पैसा या सामान लेकर के जा रहे हो तो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा खुद का राशन का दुकान है तो मेरे घर में हर महीना राशन पानी कहाँ से आता है, अपने ही दुकान से आता है, तो हम अपने दुकान से जब राशन लेते तो क्या पैसा डालते होंगे, नहीं, हम अपने दुकान से राशन उठा करके ले जा रहे हैं तो मेरा धीरे धीरे पूंजी अपने आप कम हो रहा है, हमको अपने ही दुकान में दोबारा पैसा देने का, क्या तुम अपने ही दुकान से कोई सामान लोगे तो अपने दुकान में पेमेंट करोगे, नहीं, अपने दुकान से सामान लेते हैं धीरे धीरे हमारा क्या कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपने घर खर्चे के लिए जो भी चीज निकाल रहे हैं दुकान से वो मेरा क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पूंजी क्या होगा, कम होगा। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, या कोई भी प्राइवेट पेमेंट कर रहे हो मेड आउट ऑफ कहां से, बिजनेस फंड, मतलब दुकान के पैसे से तुम अपने घर का किराया दिए, दुकान के पैसे से अपने घर का बिजली बिल का पेमेंट किए, तो बात तो बराबर है, दुकान से जो पैसा निकला वो किस लिए निकला, फॉर पर्सनल यूज। तो दुकान से जो भी पैसा निकाल रहे हो पर्सनल यूज के लिए उसको क्या कहेंगे, ड्राइंग्स, ठीक है। अच्छा एक बात चलो इसमें हम और ऐड कर देते हैं, वैसे तो वो 12th में तुमको बताना ही है हमको। देखो
ड्राइंग्स को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, दो तरह का ड्राइंग्स होता है, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। दोनों में क्या अंतर है समझो। मान लीजिए हम बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे, ठीक है, तो हम एस्टिमेट किए कि हमको 20 लाख रुपया लगेगा अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, तो हम बिजनेस में कितना कैपिटल लगा दिए 20 लाख। बट अचानक से वो कोविड आ गया, ठीक है, तो अब भाई कोविड में तो लार्ज स्केल में बिजनेस क्या करेंगे, कस्टमर ही नहीं मिलेंगे, मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है, तो हम सोचे कि उतने लार्ज स्केल पर बिजनेस करके तो फायदा नहीं है, 20 लाख का रिक्वायरमेंट नहीं है, एक काम करते हैं अभी 12 लाख की जरूरत पड़ेगा, 8 लाख का जरूरत नहीं है, तो हम 20 लाख में से कितना विड्रॉ कर लिए 8 लाख रुपये। हम क्या निकाल लिए, कैपिटल निकाल लिए, उसको क्या बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन में पड़ेगा आगे चल करके, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जब ओनर अपने बिजनेस में जब कैपिटल लगाता है, ठीक है, तो वो चाहे तो अपने बिजनेस से अगर एग्रीमेंट है तो क्या ले सकता है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। तो बताओ अगर ओनर अपने बिजनेस में कितना रुपया इन्वेस्ट किया है, 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करता, तो उसको इंटरेस्ट किस पर मिलता, 20 लाख पर। लेकिन अगर वो बाद में मान लीजिए ऐसे समझो हम यहाँ पर 20 लाख रुपया लगाए थे साल के शुरुआत में, लेकिन कुछ समय के बाद हम अपने बिजनेस से कितना विड्रॉ कर लिए, 8 लाख रुपया विड्रॉ कर लिए, तो जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा तो वो कैसे होगा, पहले कुछ समय तक जो ब्याज मिलेगा वो किस पर मिलेगा, 20 लाख पर मिलेगा जितने दिन तक रहा, उसके बाद तो 8 लाख रुपया विड्रॉ हो गया तो बचा कितना 12 लाख, तो आगे जब ब्याज मिलेगा वो कितने पर मिलेगा 12 लाख पर मिलेगा। तो ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का काम कहां पर पड़ता है, किस चीज के कैलकुलेशन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन में, ठीक है। अच्छा सर ये क्या होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, अब ये क्या होता है समझो। मान लीजिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो कब कैलकुलेट किया जाता है, ईयर एंड पर, साल के अंत में हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और देखते हैं कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। अब मान लीजिए सपोज करो दो दोस्त मिल करके बिजनेस कर रहे थे, पार्टनरशिप कर रहे थे, तो अब भाई बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस तो ईयर एंड पर कैलकुलेट होगा, लेकिन घर खर्चा चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। मान लीजिए दोनों दोस्त अपने घर का सारा पैसा लगा दिए, अब हाथ में कुछ भी नहीं है, तो भैया घर खर्चा कैसे चलेगा, घर का किराया देना है, बच्चा लोग का स्कूल का फीस देना है, ट्यूशन का पेमेंट करना है, बिजली बिल का पेमेंट करना है, तो हर महीना पैसा तो चाहिए कि नहीं। तो अब क्या वो लोग वेट करेंगे कि जब ईयर एंड आएगा प्रॉफिट निकलेगा तब हम लोग पैसा उठाएंगे, नहीं। पार्टनर्स लोग क्या कर सकते हैं, एक एस्टिमेट कर सकते हैं ना, देखो जैसे बिजनेस चालू हो जाता है ना तुमको एक अंदाज लग जाता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है, तो उसके बेसिस पर तुम एक एस्टिमेट कर लिए कि हम लोग को लगता है कि साल भर में 12 लाख रुपया कमाएंगे, साल भर में कितना कमाएंगे 12 लाख रुपया कमाएंगे। तो मान लीजिए दो पार्टनर है तो दोनों के हिस्से में कितना कितना आएगा 6-6 लाख, तो साल भर में दोनों कितना कमाने वाले 6-6 लाख, तो देखा जाए तो हर महीने का कितना पड़ गया 50,000 रुपया महीना। तो ये लोग अपने दुकान से हर महीना कितना उठा सकते हैं 50,000 रुपया। तो ये लोग जो प्रॉफिट उठा रहे अपने दुकान से एडवांस में उठा रहे, क्योंकि प्रॉफिट निकलता कब है ईयर एंड पर, तो ये लोग प्रॉफिट के एस्टिमेशन पर दुकान से हर महीना कितना उठा रहे 50,000 रुपया, उसी को बोलते ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। और ऐसा करोगे तो उसके ऊपर क्या भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन, क्या भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भरना पड़ेगा। बिकॉज जो पार्टनर एडवांस में अपने दुकान से पैसा उठा रहा है तो बाकी दूसरा पार्टनर ऑब्जेक्शन कर सकता है। मान लीजिए हमको पैसा उठाना है, बगल वाले को नहीं उठाना है, तो बगल वाला क्या बोलेगा, तुम तो दुकान से पैसा निकाल रहे हो, हम तो नहीं निकाल रहे, तो वो तुम्हारे ऊपर क्या लगाना चाहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो खैर ये वाला जो बात अभी हम बता रही है पूरा कब काम आने वाला है, 12th में काम आने वाला है। बट हल्का से एक आइडिया लग गया कि ड्राइंग्स दो टाइप का होता है, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। एक तो है कि हम अपने प्रॉफिट का हिस्सा एडवांस में उठा रहे, जो हम प्रॉफिट कमाने वाले उसका हिस्सा एडवांस में उठा रहे, और एक है पूंजी निकाल ले रहे, जो बिजनेस में क्या लगाए थे पूंजी, हम क्या निकाल ले रहे, पूंजी निकाल ले रहे, ठीक है। चलो इसके बाद अच्छा ड्राइंग से क्या काम होता है, कैपिटल। क्योंकि क्यों कैपिटल कम होता है, क्योंकि हम जब दुकान से कोई भी चीज निकालते हैं, सामान लेते तो क्या दुकान में पैसा देते, नहीं पैसा नहीं देते। गुड्स, ये तो सबसे सिंपल टर्म है, गुड्स का मतलब हिंदी में होता है सामान, लेकिन हमारे बिजनेस में सामान नहीं बोलेंगे, हमारे बिजनेस में हर वो आइटम जिस चीज में हम लोग क्या करते हैं डील करते हैं, जिस चीज का हमारा बिजनेस है वही आइटम हमारे लिए क्या होगा गुड्स। जैसे किसी फर्नीचर का बिजनेस है, किसी का फर्नीचर का दुकान है, तो जितना भी सोफा चेयर टेबल जो भी वो बेच रहा है, बेचने के लिए दुकान में रखा, वही उसके लिए क्या होगा गुड्स। लेकिन वो जो ऑनर है वो भी तो एक बढ़िया सा काउंटर लगा करके बैठा होगा, वो उसके लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि वो बेचने के लिए नहीं रखा हुआ है। जो आइटम तुम अपने दुकान में रखे हो बेचने के लिए, वही सारा आइटम क्या होगा गुड्स। अब किसी तुम शोरूम में चल जाओगे, मान लीजिए वहां पर एसी बिकता है, तो एसी तो दुकान में लगा हुआ भी है
और एसी बेचने के लिए भी रखा हुआ है, तो जो एसी लगा हुआ क्या वो बेचेगा? नहीं, वो तो अपने यूज करने के लिए रखा हुआ है, वो उसके लिए गुड्स नहीं है, वो उसका एसेट हो गया, उसका क्या हो गया? एसेट। लेकिन जो वो बेचने के लिए रखा हुआ है वो सबको क्या कहेंगे? गुड्स। सिंपल, ठीक है। तो कोई भी बंदा दो ही चीज में डील कर सकता है, या तो वो बिजनेसमैन गुड्स बेचता होगा या वो सर्विस देता होगा। दुनिया में दो ही चीज तो है, या तो तुम किसी को सामान बेच रहे हो या किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या तो गुड्स या तो सर्विस। तो गुड्स तो एक फिजिकल आइटम होगा जिसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, बट सर्विस क्या है? एक इनटेंजिबल थिंग है। जैसे हम तुम लोगों को कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम तुम लोगों को क्या दे रहे हैं? जो भी नॉलेज दे रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को हम गुड्स दे रहे हैं कि सर्विस? सर्विस, ठीक है। आ रहा समझ में? गुड्स का मतलब क्लियर? गुड्स को क्या करते हैं? देखते रहते हैं? नहीं, गुड्स को क्या करेंगे? परचेज करेंगे, और फिर आगे चल के क्या करेंगे? बेच देंगे। सिंपल, परचेज एंड सेल। बट देखो, परचेज वर्ड एक कॉमन वर्ड है, परचेज का मतलब खरीदना होता है, लेकिन हम लोग अपने अकाउंट्स में, बुक्स में जब भी ये वर्ड लिखते हैं ना, जैसे अगर हम अपने बुक्स में कहीं पर भी ये वर्ड लिख दिए है परचेजेज 10,000, तो अब ये परचेज का तो मतलब होता है खरीदना, लेकिन जब भी हम परचेजेस वर्ड यूज करते हैं, सिर्फ हम गुड्स को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं कि हम गुड्स खरीदे होंगे कितने का? 10,000। और गुड्स के अलावा अगर कोई आइटम और खरीदे होंगे तो वहां पर परचेजेस वर्ड यूज नहीं करेंगे। लाइक अगर हम फर्नीचर खरीदे हैं अपने यूज के लिए, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे? फर्नीचर से उसको डिनोट करेंगे। मशीन खरीदे तो मशीन लिखेंगे, लेकिन अगर कोई चीज में हम डील करते हैं और वो गुड्स खरीद करके ला रहे, तब उसको डायरी में क्या लिखेंगे? परचेजेस लिखेंगे, ठीक है। तो परचेज वर्ड कब यूज करेंगे? जब कोई आइटम खरीद करके ला रहे बेचने के इंटेंशन के लिए, तब क्या यूज करेंगे? परचेज। और उसके अलावा अगर कोई आइटम खरीद रहे हो तो उसका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि वो सब तुम्हारे बिजनेस के लिए एसेट माना जाता है। लाइक मशीन खरीद रहे, फर्नीचर खरीद रहे, बिल्डिंग खरीद रहे, कंप्यूटर खरीद रहे, लैंड परचेज कर रहे, व्हीकल परचेज कर रहे, वो सबका नाम लिखा जाएगा। और गुड्स परचेज कर रहे हो तो क्या लिखा जाएगा? सिर्फ परचेजेस लिखा जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब उसको बेचोगे तो क्या लिखा जाएगा? सेल्स। और सेल, और अगर गुड्स के अलावा अगर कोई आइटम बेच दिए, लाइक तुम्हारे दुकान में फर्नीचर था लेकिन फर्नीचर पुराना हो गया था, तुम सोचे चलो इसको बेच के दूसरा कुछ खरीद लेंगे, तो फिर उसको प्लस और माइनस कहां पर करोगे? फर्नीचर के अकाउंट में प्लस माइनस करोगे, ठीक है। लेकिन अगर गुड्स में डील कर रहे हो तो गुड्स के लिए या तो वर्ड क्या यूज होगा? परचेज, या तो वर्ड क्या यूज होगा? सेल्स, ठीक है। बड़े आगे, परचेज हो गया, फिर सेल्स हो गया, इसके बाद परचेज रिटर्न। अब मान लीजिए हम कहीं से गुड्स परचेज किए लेकिन वो डिफेक्टिव निकल गया, या जैसा हम ऑर्डर दिए थे अपने सप्लायर को वो गलत कंसाइनमेंट आ गया। मान लीजिए लाल कलर का आइटम मंगवाए थे, ब्लू कलर का आइटम भेज दिया, तब क्या करेंगे? वापस कर देंगे। सिंपल, परचेज किए थे क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे, ठीक है। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न। बस इतना, ठीक है। बाकी तो पढ़ लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। गुड्स परचेज मे बी रिटर्न फॉर एनी रीजन लाइक डिफेक्ट इन क्वालिटी, एंड गुड्स सो रिटर्न आर कॉल्ड परचेज रिटर्न। तो इसमें कोई रीड करने लायक भी नहीं है, उसमें रटने वाला भी बात नहीं, तो तुम ओन वर्ड में लिख दोगे, हो जाएगा ना। उसी तरीके से हम माल बेचे थे बट मेरे कस्टमर को वो पसंद नहीं आया, चाहे क्वालिटी खराब था, चाहे कोई भी रीजन होगा, वो गुड्स मेरे को वापस कर दिया, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का एक दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। याद रखना, इनवर्ड अंदर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ जा रहा है। तो परचेज रिटर्न मतलब आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न मतलब इनवर्ड, ठीक है। बड़े आगे। तो देखो, गुड्स के लिए हम लोग 4 वर्ड यूज किए: परचेज खरीदना, सेल बेचना, परचेज रिटर्न, और एक है सेल्स रिटर्न। अब एक वर्ड और आने वाला जिसका नाम है स्टॉक। जो माल खरीदे थे बेचने के लिए बट अभी तक नहीं बिका, मेरे दुकान में, ऑफिस में, मेरे दुकान में रखा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक। मतलब इतना गुड्स बचा हुआ है, मतलब इतना स्टॉक है। जैसे कोई बोलेगा ना, भैया आपकी दुकान में कितना है? बोलेंगे मेरे दुकान में 20,000 रुपए का स्टॉक है। क्या बोलेंगे? 20,000 का स्टॉक है। यानी पूरे अकाउंट्स में गुड्स वर्ड कहीं लिखना नहीं है, गुड्स वर्ड कहीं नहीं लिखना है। उसी गुड्स को डिनोट करने के लिए अगर खरीद रहे होगे तो परचेज, बेच रहे होगे तो सेल्स, वापिस आ रहा होगा तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, और बच गया होगा तो क्या बोलेंगे? स्टॉक। तो 5 वर्ड बना गुड्स के लिए, बोलो कौन कौन सा? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और एक स्टॉक, ठीक है। पढ़ो स्टॉक। द टर्म स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। खरीदे थे बेचने के लिए। अच्छा, जरूरी है क्या तुम जितना माल खरीदोगे सब बिक जाएगा? ऐसा किस्मत कहाँ बिजनेसमैन का कि जितना माल लाया सारा बिक जाए। वो तो लाता है बेचने के इंटेंशन से, बिक गया तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन बच गया तो बच गया। तो जो माल बच गया उसी को क्या बोलेंगे? स्टॉक इन ट्रेड। अब देखो, स्टॉक 2 मूवमेंट पर कैलकुलेट होता है, एक तुम्हारे अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में और एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? जनरली हम लोग अपना अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ्स का मानते हैं? 12। मतलब अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या? ये पार्टिकुलर पीरियड को हम अपना अकाउंटिंग पीरियड बोल रहे हैं, तो इस दौरान जितना भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे?
रिकॉर्ड करेंगे और इस पीरियड के एंड में हम लोग अपना क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जानेंगे कितना प्रॉफिट और लॉस है। अब ये काउंटिंग पीरियड तुम 3 महीने का भी ले सकते हो, 2 दिन का भी ले सकते हो, 10 दिन का भी ले सकते हो, जो तुम्हारा मन है, लेकिन हम लोग एक स्टैंडर्ड क्या फॉलो करते हैं, 12 मंथ्स, ठीक है। चाहे तो तुम जनवरी से लेकर के दिसंबर का फॉलो कर लो, जिसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं, जनवरी से दिसंबर का हिसाब कर लेना, या तो तुम अप्रैल से लेकर के अगले साल का मार्च, जिसको हम लोग कौन सा ईयर बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। तो दो सबसे फेमस ईयर है, एक कैलेंडर और एक फाइनेंशियल। तुम बोलोगे नहीं सर हमको ना जनवरी वाला फॉलो करना है ना अप्रैल वाला, हमको अपना मन से हम अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर से पहले क्या आता है, हाँ 30 सितंबर तक, मतलब इस साल का अक्टूबर से लेके अगले साल का सितंबर तक का हिसाब रखना चाहते हैं, रखो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अगर तुम कंपनी खोलोगे तो कौन सा फॉलो करना होगा, अप्रैल से मार्च, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तुम पार्टनरशिप कर रहे हो जो मर्जी कर लो, सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो जो मर्जी कर लो, समझ में आया। लेकिन कंपनी अगर खोलोगे तो कंपनी के ऊपर लगता है कंपनीज एक्ट, और भैया कंपनीज एक्ट का कहना है कि हम लोग को सिर्फ क्या फॉलो करना है अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल ईयर, दैट इज अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, बाकी जिसका मर्जी जो कर लो, ठीक है। हम लोग देखे होंगे जब दीपावली का पूजा होता है तो हमारे पापा डायरी चेंज करते हैं, हम लोग दीपावली से दीपावली का हिसाब रख लेते, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो अब हम क्या बताना चाह रहे थे, साल के शुरुआत में जो माल बचा हुआ उसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक, और साल के एंड में जो माल बचा हुआ उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, और वही अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि माल जो बच गया खत्म थोड़े हो गया, इस साल के एंड में जो बचा क्लोजिंग स्टॉक वही अगले साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो सिंपल, साल के शुरुआत में जो माल बचा हुआ है वो ओपनिंग स्टॉक, साल के एंड में जो माल बचा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक, और वही अगले साल का स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो दो मूवमेंट पर स्टॉक कैलकुलेट करते हैं कि स्टार्टिंग और एक एंड में, बीच में नहीं कैलकुलेट करते, ठीक है, हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक का मतलब स्टॉक हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक हेल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। बढ़े आगे। अब एक वर्ड है डिस्काउंट, बिजनेस कर रहे हो तो डिस्काउंट का बात होना ही होना है, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब एक तरह का छूट है, छूट दो चीज में, सामान के दाम में या पैसे में। बात को समझो, मेरे यहाँ पर कोई कस्टमर आता है गुड्स परचेज करने के लिए, मान लीजिए हम उसको मेरे यहाँ मान लीजिए स्टेशनरी का दुकान है, मेरे पास वो क्लासमेट का कॉपी परचेज करने आता है, ठीक है। एक कॉपी का दाम है कितना रुपया, 50 रुपया, लेकिन वो हमसे अगर एक डजन खरीदेगा तो हम उसको थोड़ा डिस्काउंट देंगे, हम उसको कितना रुपया करके लगा देंगे, 45। तो उसको बेनिफिट दिखेगा कस्टमर को कि भैया एक पीस खरीद रहे हैं तो 50 रुपीज़ लगेगा। जैसे स्टूडेंट लोग भी है, कॉपी खरीदने जाते हैं, मान लीजिए तुम एक ही कॉपी खरीदने के लिए गए थे, लेकिन जब तुमको वो ऑफर दे दिया ना तो तुम सोच रहे हो कि अच्छा ज़रूरत तो पड़ेगा ही, आज एक कॉपी ले जा रहे हैं फिर एक हफ्ते के बाद आएंगे, काम करते ना, लालच जैसे देता है उसमें तुम फंस जाते हो। मान लीजिए अभी गर्मी का टाइम, आम आ रहा है, आम खरीदने गए, क्या बोलता है भैया, हम बोले आम कैसे केजी, भैया 60 रुपये केजी है, लेकिन 2 केजी ली गए तो 100 रुपया लगा देंगे, 1 केजी कितने का 60, लेकिन आप 2 केजी लीजिएगा तो कितना लगा देंगे 100। तो हम लोग देखे अच्छा 50-50 रुपया पड़ गया, मतलब 10-10 रुपये का फायदा, बोले ठीक है भैया दे दो, कितना दे दो, दो। वो और लालच देगा, अरे भैया अगर आप 3 केजी लीजिएगा ना तो 120 रुपया लगा देंगे। तो वो क्या कर रहा है पता है, अपना ज़्यादा माल बेचना चाह रहा है कि कस्टमर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा माल परचेज कर ले, तो वो अपने प्राइस में थोड़ा सा क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट एक बिजनेसमैन अपने माल को बेचने के लिए देता है, याद रहेगा। देखो हम थ्योरी रिटर्न में मत जाओ क्या लिखा हुआ, जो हम हिंदी में समझा रहे हैं उसको पकड़ो, वो मेन कंसेप्ट है। एक बिजनेसमैन का क्या पॉलिसी होता है, ज्यादा से ज्यादा माल बिके। तो भैया ज्यादा माल बेचना है तो कस्टमर को लालच देना होगा, कस्टमर को लालच कैसे दे, भैया ज्यादा खरीदोगे तो क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। मॉल में जाना, ऑफर लगा हुआ रहता है, बाई 2 गेट 10% ऑफ, बाई 3 गेट 25% ऑफ, एंड बाई 4 गेट 40% ऑफ। तो देखते हो हम लोग इसीलिए जब शॉपिंग करने जाते हैं ना, मन में होता है एक चीज खरीदने का, लेकिन होता है क्या, जब डिस्काउंट के चक्कर में लालच में फंस जाते हैं और ज्यादा खरीद करके ले आते हैं। तो ये बिजनेसमैन का पॉलिसी होता है। अच्छा इसमें उसको कुछ नुकसान नहीं है, फायदा ही है, ज्यादा माल बिक रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा डिस्काउंट हुआ, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब एक होता है कैश डिस्काउंट। अच्छा पहले ट्रेड डिस्काउंट के बारे में और बात करते हैं। मान लीजिए मेरे दुकान में कोई कस्टमर आया माल खरीदने के लिए, और वो हमको बोलता है भैया माल उधार में खरीदेंगे, पैसा कब देंगे, बाद में। तो क्या हम उसको ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे सकते, दे सकते, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो माल बेचने के लिए दे रहे हैं ना, पैसा बाद में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको तो अभी है कि मेरा माल बिक जाए, मेरा माल बिक जाए, चाहे पैसा आज आ जाए चाहे पैसा बाद में। तो ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुमसे कोई पूछ देगा कि बताओ अगर हम किसी को क्रेडिट में माल बेच रहे तो क्या ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट का। कैश डिस्काउंट होता है सामने वाले से पैसा निकलवाना, मतलब समझो पैसा फंसा हुआ है,
हम जो हिंदी में बोल रहे हैं उसी को समझना। जो पैसा फंसा हुआ है उस पैसे को निकलवाना है। तो जैसे हुआ क्या, हम किसी कस्टमर को उधार में गुड्स बेचे, बोला सर आपको 10 दिन के बाद हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन हुआ क्या, 10 दिन के बाद उसको फोन कर रहे हैं तो डेली लटका रहा है, अरे भैया कल दे देंगे, पक्का पक्का कल दे देंगे। अब वो कल 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 करते 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 और टाल दिया। हम समझ गए कि मेरा पैसा डूब सकता है, तो हम उसको ऑफर किए, सुन भाई एक काम करना, पैसे का बहुत जरूरत है, तुम एक काम कर, आज हमको पेमेंट कर देगा तो तुमको 20% छोड़ देंगे। मान लीजिए किसी से मेरे को 1000 रुपया लेना था, हम उसको 20% छोड़ दिए, तुम कितना पेमेंट कर दो, 800। तो सामने वाले को भी एक लालच आया कि देख पेमेंट तो करना ही है, कितना दिन लटकाएंगे, कितना दिन लटकाएंगे, पेमेंट तो करना ही है, आज मौका मिल रहा है पेमेंट कर देते, कितना बच जाएगा, 200 रुपये बच जाएगा। तो ये डिस्काउंट कौन सा हुआ, कैश डिस्काउंट। तो समझ में आया, ट्रेड डिस्काउंट देते माल बेचने के लिए और कैश डिस्काउंट देते पैसा निकलवाने के लिए। ठीक है। अच्छा, एक बिजनेसमैन ट्रेड डिस्काउंट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता है, एक बिजनेसमैन ट्रेड डिस्काउंट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता है, लेकिन कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं रिकॉर्ड होता है, क्योंकि एक्चुअली में मेरा नुकसान नहीं हुआ। एक बात बताओ, मेरे दुकान में कोई कस्टमर आया, एक प्रोडक्ट परचेज कर ले, चाहे 2 परचेज कर ले, चाहे 4 परचेज कर ले, हम उसको जो डिस्काउंट दे भी रहे होंगे तो मेरा कोई घर से नुकसान नहीं जा रहा है, क्योंकि हम उससे कमा रहे हैं, हमको नुकसान तो लग ही नहीं रहा है। मान लीजिए हम उसको प्रोडक्ट का दाम 50 रुपया बताए और बोले कि भैया तुम 2 पीस लोगे तो हम तुमको 45 रुपीस करके भी लगा देंगे, तो कोई मेरा 5 रुपये का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको 45 में भी बेच रहे, तब पर भी पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट हम हो सकता है कितने में खरीद करके लाएंगे, 30 रुपीज़ में खरीद करके लाए होंगे। तो हम जब भी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट जो देते हैं वो मेरे कोई घर से नुकसान जाने वाला नहीं है, वहां भी 2 पैसा कमा करके ही हम बेचते हैं। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। क्यों रिकॉर्ड होता है, क्योंकि देखो हम किसी को मान लीजिए माल बेचे थे और उससे हमको पैसा लेना था, तब तो मेरा वो राइट है कि हमको उससे उतना इनकम होने वाला है, लेकिन क्योंकि पैसा फंस गया, वो पैसा नहीं दे रहा है, तब हमको मजबूरन उसको कुछ क्या देना पड़ा, लालच की भाई एक काम कर, जो जैसे तैसे करके भाई इससे पैसा निकलवाओ। होता है ना, लड़ाई झगड़ा करके तो फायदा नहीं भाई, पैसा जैसे भी इससे निकलवाओ, 2-4 कम रुपया ही देगा लेकिन इससे निकलवा लो। तो जो तुम्हारा गया पैसा वो तो डूब गया, तो वो तुम्हारे लिए क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, पढ़ लोगे, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, है ना। डेटर, ये तो पहले भी आ गया था। डेटर का मतलब जिसको हम लोग उधार में माल बेचते हैं, जिससे हमको फ्यूचर में पैसा लेना है, वो हमारा क्या हो गया, डेटर। बैड डेप्ट, अब वो जिसको उधार में कस्टमर को माल बेचे तो क्या निकल गया, बेईमान निकल गया, पैसा खा के बैठ गया है, दे ही नहीं रहा है, तो जो डूब गया पैसा उसको क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट। सिंपल, जो पैसा तुम अपने डेटर से रिकवर नहीं कर पाए वो सब हो गया बैड डेप्ट। अब बोलो किस कारण से, कोई भी कारण हो सकता है। मान लीजिए जिसको उधार में माल बेचे थे वही डेथ, अब वो आदमी मर गया, अब उसका कोई घर वाला भी ऐसा नहीं है जिससे हम ले पाए, तो खत्म। देखो जब व्यक्ति ही मर जाता तो तुम उम्मीद कम रखो कि तुमको पैसा मिल जाए। अब उसे घर वाले से मांगेंगे भी तो घर वाला बोलेगा हमारे पास तो भाई पैसा वैसा नहीं है, बेटा ही चला गया हमारा, पैसा मांग रहा है। ठीक है, किसी का डेथ हो गया या किसी का खुद का ही बिजनेस बर्बाद हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो भाई पैसा नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो किसी भी कारण से जो पैसा डूब गया उसी को बोलते हैं बैड डेट। तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। ठीक है, अच्छा एक भी ऐसा कोई टर्म भारी लग रहा है, ये सब तो तुम रियल लाइफ में जानते हो, हम तुमको जो भी बात बता रहे एक भी नया बात तो है नहीं, बस हम क्या कर रहे हैं, आज तुमको जो बात तुमको पता था उसको एक कैप्शन दे रहे हैं कि ये बात को हम बैड डेप्ट बोलते हैं, ये बात को डेटर बोलते हैं, ये बात को कैपिटल बोलते हैं। समझ में आ रहा है, इसमें से ऐसा एक भी बात नहीं था कि तुमको नहीं पता था। भाई तुमको भी पता है किसी से पैसा डूब गया, अरे तुम्हारे पापा बिजनेस करते ही होंगे, कोई ना कहीं पैसा डूब जाता है, तो तुम लोग वही बोलते थे अच्छा पापा पैसा डूब गया, आज उसी का नाम क्या है, बैड डेप्ट। बस यही चीज है। ठीक है, तुम लोग को पढ़ाना मतलब सूरज को दीप दिखाना। चलो आगे बढ़ते, क्रेडिटर। हाँ, क्रेडिटर का मतलब मेरा सप्लायर जहां से माल आता है, तो उधार में जो माल आ रहा है तो उसको हमको फ्यूचर में पैसा देना है, तो वो सप्लायर मेरा क्या हो गया, क्रेडिटर। ठीक है, बढ़िया गया। चलो अब है एक्सपेंडिचर। चलो अब यहां से ना थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये है थोड़ा ज़्यादा समझने वाला चीज़। अभी तक तो जो टर्म्स आ रहा था ना वो तो डायरेक्ट तुम खुद से भी रीड करते तो समझ में आ जाता उसका मतलब। अब देखो अकाउंट्स में वर्ड है एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, एक आम तौर पर क्या वर्ड यूज करेंगे, खर्चा। एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा। ठीक है, अगर तुम एक्सपेंडिचर को समझ गए तो 50% अकाउंट्स क्लियर हो गया। दो ही चीज है अकाउंट्स में, पैसे का आना और पैसे का जाना। तो जो पैसा जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं,
तो 50% पार्ट पूरा अकाउंट्स का यही है, पैसे का जाना एक्सपेंडिचर, और बाकी 50% पार्ट है पैसे का आना। ये समझ गए, अकाउंट्स खत्म। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब क्या होता है? खर्चा। तो एक बात बताओ, अगर एक हम मोबाइल फोन परचेज किए तो इसको भी क्या बोलेंगे? खर्चा हो गया। एक अगर हम घर परचेज कर लेते हैं 50 लाख का, वो भी क्या हो गया? खर्चा हो गया। या एक 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, वो भी क्या हो गया? है तो हर चीज खर्चा। तुम्हारी मम्मी, तुम कुछ भी खरीद करके मार्केट से लेकर के आओगे तो तुम्हारी मम्मी क्या बोलेगी? बेटा खर्चा हो गया, है ना, खर्चा कर रहे हो, यही टर्म है। बट अब अकाउंट्स में जब भी हम कोई भी खर्चा करेंगे, खर्चा मतलब मेरे बिजनेस से पैसा जा रहा है, क्या हो रहा है? आउटफ्लो ऑफ मनी, पैसा जा रहा है। ठीक है, वो उसको दो कैटेगरी में हम लोग बांटना चाहते हैं। एक को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना चाहते हैं, और एक को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना चाहते हैं। देखो ये वर्ड में ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, डर जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सुन करके कैपिटल। ये बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, सुनो, हम जो भी खर्चा कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर है। जो भी खर्चा कर रहे हो वो क्या है? एक्सपेंडिचर है। चाहे तुम 10 रुपए का कोई सामान खरीद रहे हो, चाहे 10 करोड़ का सामान खरीद रहे हो, एवरीथिंग इज एक्सपेंडिचर। बट हम लोग जब अकाउंटिंग करने बैठेंगे तो हम उसको दो कैटेगरी में बांट देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग प्यार से एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। तो अब सुनो, एक वर्ड है एक्सपेंडिचर, एक वर्ड है एक्सपेंस। बड़ा कौन? क्योंकि उसमें अल्फाबेट ज्यादा है? नहीं, क्योंकि एक्सपेंडिचर एक ब्रॉड टर्म है, उसमें रेवेन्यू वाला भी आता है और कैपिटल वाला भी आता है। एक्सपेंस तो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रॉड टर्म क्या है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब सुनो सर, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी खर्चा जिससे मिलने वाला बेनिफिट हम लोग को कब मिलेगा? करंट ईयर में मिलेगा। ठीक है, या करंट पीरियड में मिलेगा। कोई भी ऐसा पेमेंट कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए पेमेंट कर रहे हो, किसी से कोई सर्विस लिए हो, किसी से कोई सामान लेकर के आओ, कोई भी चीज का तुम पेमेंट कर रहे हो, उसका बेनिफिट कब मिलेगा? सिर्फ करंट ईयर में मिलेगा, सिर्फ इसी साल मिलेगा, या इसी अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा, इसी अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग अगर बात करें, ये है हमारा करंट ईयर मान लीजिए, या करंट अकाउंटिंग मान लीजिए 2023। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको जनवरी से लेकर के दिसंबर का लेकर के चलते हैं, तो सुनो, हम लोग जो भी खर्चा कर रहे होंगे इस पीरियड में, ठीक है, यानी इस पीरियड में मेरे जेब से जो भी पैसा निकल रहा होगा और उसका बेनिफिट कब मिलेगा? इसी ईयर में मिलेगा। कब मिलेगा? इसी ईयर में। तो वो इस ईयर का क्या माना जाएगा? एक्सपेंस। क्या माना जाएगा? एक्सपेंस, जिसका बेनिफिट करंट ईयर में मिलेगा। जैसे करंट ईयर में जो भी मेरे इंप्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, उस इंप्लॉय को हमको क्या देना है? सैलरी। करंट ईयर में जो भी हम बिल्डिंग यूज कर रहे हैं उस बिल्डिंग का क्या पे कर रहे हैं? रेंट। ठीक है, तो जो भी चीज करंट ईयर से रिलेटेड है, सिंपल सा बात है, जो भी चीज करंट ईयर से रिलेटेड है, जो करंट ईयर का पेमेंट है, लाइक अपने इंप्लॉय को सैलरी पेमेंट किए तो 2023 का, अपने बिल्डिंग का रेंट पेमेंट किए 2023 का, जो भी वर्कर को वेजेस पेमेंट किए 2023 का, जो भी चीज 2023 का है वो सब क्या है? एक्सपेंस। तो सर अब इससे हुआ क्या? आप इसको एक्सपेंस बना के क्या किए? हम इसको एक्सपेंस बना के ये किए कि हम लोग अपने पूरे बिजनेस के लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिए। हम लोग इसको एक पार्ट में तोड़ दिए, जनवरी से दिसंबर। अब हम लोग दिसंबर जब खत्म होगा तो हम लोग अपने बिजनेस का बनाना चाहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि आज बिजनेस चालू किए 50 साल बाद जब बिजनेस बंद करेंगे तब प्रॉफिट और लॉस जानेंगे। हम लोग को रुक रुक करके जानना है। तो हम लोग क्या किए, काम करो, एक साल जैसे खत्म होगा हम लोग क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। और इस पीरियड का जो भी एक्सपेंस है उसको उठा के यहां लिख लेंगे, वो मेरा क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। और इस साइड हम लोग इस पीरियड का क्या लिख लेंगे? इनकम। मतलब 2023 में जो इनकम कमाए वो लिख लो, और 2023 में क्या किए? खर्चा, वो लिख लो। तो बताओ, एक साल का इनकम मेरे पास आ जाएगा और एक साल का मेरे पास खर्चा आ जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करके हम जानेंगे मेरे बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। बस साल भर का इनकम और साल भर का खर्चा। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है, जरूरी तो है नहीं कि हम नाप नाप के ही खर्चा करें, एकदम नाप नाप करके कि पेमेंट करेंगे तो सिर्फ 2023 का। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे इंप्लॉय रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कुछ इमरजेंसी है घर में, आप हमको ना पेमेंट कुछ क्या कर दीजिए, एडवांस में कर दीजिए। तो ऐसा होता है बिजनेस में, क्योंकि नाप नाप करके तो तुम चलोगे नहीं कि तुम इसी पीरियड का ही पेमेंट करोगे, पॉसिबल तो नहीं। कई बार कुछ पेमेंट करते हो जो तुम्हारा इस पीरियड को बिलोंग करता है, दिसंबर के बाद का पेमेंट यही उठा लिया, लेकिन वो पेमेंट कब का हो गया? बाद का। जैसे मान लीजिए दिसंबर का महीने में जब
इंप्लॉय सैलरी लेने आया, मान लीजिए 20,000 रुपया सैलरी था एक महीने का, वो रिक्वेस्ट किया कि मेरे घर में कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम है, आप हमको ना अगले 2 महीने का, मतलब अगले साल का जनवरी का और फरवरी का 2 महीने का सैलरी एडवांस में हमको पेमेंट कर दीजिए, बाद में कट जाएगा। तो हम पेमेंट तो कर दिए, अब बताओ पेमेंट तो हम उसको इधर ही कर दिए, कब कर दिए? दिसंबर के महीने में। कब कर दिए? दिसंबर के महीने में। लेकिन वो पेमेंट हुआ कौन से महीने के लिए था? अगले साल का जनवरी और फरवरी। तो क्या हम यहां पर एक्सपेंस सारा दिखा देंगे? तब तो फिर पता है एक्सपेंस बहुत ज्यादा दिखने लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि इस साल का भी सारा एक्सपेंस दिखेगा और अगले साल का जनवरी और फरवरी का भी दिखेगा। तो ये तो फिर वही बात हो गया कि तुम एक साल का नहीं अकाउंटिंग कर रहे हो, तुम तो एक बार में सारे खर्चे को दिखा रहे हो, एक बार में सारे इनकम को दिखा रहे हो। बात तो ये हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं करना चाहते। तो हम क्या बोलना चाहते हैं, जो भी पेमेंट की है या जो भी हम सर्विस ली है करंट ईयर में, वो सब करंट ईयर का क्या मानेंगे? एक्सपेंस। लेकिन अगर कोई पेमेंट ऐसा है जिसका बेनिफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में, तो वो सब मेरा क्या बन जाएगा? एसेट। तो उसको फिर हम यहां पर नहीं शो करेंगे, उसके लिए एक अलग से हम लोग क्या बना लेंगे? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में उसको क्या करेंगे? एसेट बना देंगे। बस आए समझ में? तो यही एसेट मेरा क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में। कोई डरने वाला बात नहीं है। यानी जो भी पेमेंट कर रहे हो, जो भी खर्चा कर रहे हो, जिसका बेनिफिट कब मिल रहा है हम लोग को? करंट ईयर में। जो भी बेनिफिट कब मिल रहा है? करंट ईयर में। तो वो सब क्या है? एक्सपेंस। और इसको सीधे कहां लेकर के जाना है? अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। और इसका हो जाएगा राम नाम सत्य, उसी साल खत्म हो जाएगा, इसका अगले साल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ बच गया, कोई ऐसा खर्चा कर दिए जिसका बेनिफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में। तो उसको तो संभाल करके रखो, उस पेमेंट को तो संभाल करके रखो। तो उसको सीधे कहां भेजेंगे? अपने बैलेंस शीट में। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए हम लोग क्या किए ना, इस साल फर्नीचर परचेज कर लिए। इस साल क्या परचेज कर लिए? फर्नीचर। तो क्या फर्नीचर खत्म हो जाएगा? नहीं, फर्नीचर तो तुम करंट ईयर में भी यूज करोगे और आगे भी यूज करोगे। तो अब बताओ, फर्नीचर को करंट ईयर भी यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा उसका क्या निकाल लेना? डेप्रीशिएशन। लेकिन बाकी तो फर्नीचर बच जाएगा ना। यानी बस तुमको ऐसे देखना है कि जब साल खत्म होगा, जब साल खत्म होगा, अपने दुकान में जाना, अपने ऑफिस में जाना और अपने शोरूम में जाना, चेक करना क्या कुछ बचा हुआ है। जो बचा हुआ है उसको उठा के कहां डाल दो? बैलेंस शीट में। जो खत्म हो गया सो हो गया। सिंपल सा इतना ही बात है ना। जो चीज बच गया तो उसको रखो संभाल करके, वो सब क्या है? एसेट। और जो पीछे मुड़ करके देखो सब खत्म हो गया, तो जो खत्म हो गया वो सब कहां जा चुका है? एक्सपेंस में। बस यही तो है एक्सपेंस और एसेट। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग ये कर रहे हैं ये सोच करके कि हम हर एक साल का प्रॉफिट और लॉस जाने, इसीलिए हम जो आइटम बच जाता है उसको कहां भेज देते हैं? बैलेंस शीट में। जैसे ये तो वही बात है ना, हम लोग घर में मान लीजिए आज मान लीजिए 10 पैकेट मैगी का खरीद करके ले आए और आज हमको मैगी खाने का मन है, तो आज तो एक ही पैकेट मैगी बनेगा, एक ही पैकेट। यानी वो एक पैकेट जो मैगी आज बनेगा उसका बेनिफिट तो आज ही मिल गया, तो क्या मानेंगे? बाकी 9 पैकेट मैगी जो बच गया वो स्टोर रूम में भेज देते, वो कब काम आएगा? बाद में। तो वो मेरा क्या बन गया? एसेट। लेकिन उसी 9 पैकेट में से फिर कल उठे एक पैकेट मैगी खाने का मन है, तो वो कहां भेजेंगे? एक्सपेंस। फिर 8 पैकेट बच गया, कहां रहेगा? यानी जिंदगी में हर चीज का अंत होगा ही। वो मैगी भी खत्म होगा, हम भी खत्म होंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी जो चीज को आज तुम बैलेंस शीट में एसेट दिखा रहे हो वो धीरे 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 कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। यानी आमतौर पर खर्चा ही होता है, लेकिन हम उस खर्चे को एक बार में P&L में ले जाना नहीं चाहते। जो इस बार का है उसको इस बार ले जाओ, और जो बड़ा है उसको अभी रख लो, संभाल करके रख लो, और जितना जितना हर साल जरूरत पड़ेगा उतना उतना लेकर के जाना। बस यही कहानी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एड्रेस क्या है? कहां भेजते इसको? प्रॉफिट एंड लॉस में। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एड्रेस बताओ। बस समझ में आया? तो कोई बोल सकता है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म मिलता है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या? एक साल से ज्यादा। हाँ, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एसेट बनता है। तो एसेट कब बनेगा? जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा। तो सिंपल, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा है, ऐसा कोई बड़ा खर्चा कह लो, देखो बड़ा तो बोलना नहीं, कोई भी खर्चा हो सकता है जिसका बेनिफिट कब मिलेगा? आने वाले सालों में मिलेगा, मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। तो जब हम लोग बिल्डिंग खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक ही साल के लिए होता है? नहीं, वो 4, 5, 10, 15, 20 साल के लिए होता है। तो उसका बेनिफिट थोड़ा सा तो करंट ईयर में मिलता है, तो उसको तो डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, लेकिन बाकी तो आइटम बचता ही है, तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या माना जाता है? एसेट माना जाता है। ठीक है। अब बताओ, हम बोल रहे हैं कि हम रेंट पेमेंट किए, तो क्या ये रेंट पेमेंट फ्यूचर के लिए किए होंगे कि इस साल के लिए होंगे? तो जो इस साल का वो सब क्या है? खर्चा। और जो फ्यूचर के लिए होगा वो सब क्या हो जाएगा? एसेट। ठीक है, पढ़ो। एक्सपेंडिचर का मतलब अमाउंट स्पेंट या लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड और सर्विस। जो भी हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, चाहे उधार में लेकर के आ रहे हैं, क्या चीज लेकर के आ रहे हैं?
कोई एसेट लिया है, चाहे कोई गुड्स खरीद लिए, चाहे कोई सर्विस लिया, मतलब किसी भी चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो एसेट खरीदने के लिए किए, गुड्स खरीदने के लिए किए, चाहे कोई किसी से सर्विस लेने के लिए किए, वो सब मेरा क्या है, खर्चा। या सिंपल सा बोलो, जेब से पैसा निकला तो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। बस अब उसी पैसे को तुमको दो जगह भेजना है, या तो उसको पीएनएल में भेजोगे या तो उसको बैलेंस शीट में भेजोगे। उसका काम इसी साल का है तो उसको पीएनएल में भेज दो, उसका काम बाद का है उसको कहाँ भेज दो, बैलेंस शीट में भेज दो। पढ़ो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। इसी को प्यार से क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी कंज्यूम्ड इन फ्यूचर, का मतलब इस साल के बाद, इस साल के बाद। सच एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट और टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट। या तो कोई एसेट खरीद रहे होंगे या तो उस एसेट के एफिशिएंसी को और बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई सेकेंड हैंड आइटम खरीदे, तो वो तो यूज़ करने लायक कंडीशन में नहीं था, उसको गए फटाक से रिपेयरिंग शॉप में लेकर के उसको रिपेयरिंग वगैरह करे, उसका एफिशिएंसी को बढ़ाए। ठीक है, या मान लीजिए मेरे पास कोई कार है, वो पेट्रोल से चलता है, बट हम उसमें ना 50,000 रुपया खर्चा करवा करके उसको कन्वर्ट कर लिए सीएनजी में, तो फायदा ज़्यादा होगा। तो कोई ऐसा खर्चा कर रहे जिससे मेरे एसेट का एफिशिएंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो भी एसेट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंस बन के कहां चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बनेगा, एसेट, और ये कहां चल जाएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, हाँ, एसेट देखो, एसेट का मतलब क्या, एसेट का मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है जो हमारा है, हमारे कंट्रोल में, जिससे हमको आने वाले फ्यूचर में क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, वो सब हमारे लिए क्या है, एसेट है। देखो फ्यूचर का बात क्यों हो रहा है, क्योंकि जो चीज का बेनिफिट ले चुके होगे करंट ईयर में, वो सब तो करंट ईयर का क्या मान चुके होगे, एक्सपेंस। लेकिन जो चीज बच गया होगा ईयर एंड पर, जिसका बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में, तो वो सब चीज तुम्हारे लिए क्या है, एसेट है। मतलब आज के डेट में जो भी चीज तुम्हारे पास अवेलेबल है वही तो आज के डेट में तुम्हारा क्या है, एसेट। जो चीज खत्म हो चुका वो तुम्हारा क्या होगा, एक्सपेंस। जैसे मान लीजिए आज हम बोलते हैं कि ये मेरे पास अभी हम पानी का बोतल मान लीजिए परचेस करके लाए, तो अभी इसमें अगर पानी अवेलेबल है तो ही ना वो मेरे लिए क्या है, एसेट। अगर पानी हम पी चुके होंगे तो उसको एसेट बोलेंगे, उसका बेनिफिट ले चुके, वो खत्म हो चुका। जैसे दीपावली में पटाखा दिलाए पापा तुम लोग को, तो दीपावली स्टार्ट होने से पहले पटाखा तो घर में रखा हुआ ही है, डेली देख रहे कितना सारा पटाखा है हमारे पास, फोड़े नहीं है, तो वो सब हमारा क्या है, एसेट है। पटाखा फोड़ लिए, अब वो खाली कचरा बचा हुआ है, तो पटाखा तो फूट गया, बेनिफिट ले लिए, तो क्या हो गया, एक्सपेंस। तो जब तक पटाखा नहीं फूटा तब तक वो तुम्हारा क्या है, एसेट। पटाखा फूट गया तो क्या हो गया, एक्सपेंस। बस ऐसे एग्जांपल लेते, जब होली में कलर खरीद करके लाए, जब तक कलर यूज नहीं किए तो मेरे लिए क्या है, एसेट। रंग बर्बाद हो गया तो क्या हो गया, एक्सपेंस है। ठीक है, एसेट आर द रिसोर्सेज ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय एंटिटी हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एग्जांपल, मेरे पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई ऐसा कस्टमर है जिससे हमको फ्यूचर में पैसा लेना है, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, कोई ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, गुडविल है, सॉफ्टवेयर है, पेटेंट्स है, ये जो भी मेरे पास आइटम है, जो भी मेरा प्रॉपर्टी है जिससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अब एसेट दो टाइप का होता है, टेंजिबल और जिसको अपने देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब क्या होगा, टेंजिबल। जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल आइटम है। जैसे मेरा गुडविल, मेरा मार्केट में जो रेपुटेशन है, जिससे मेरे पास कस्टमर आ रहा है, मेरे पास किसी चीज़ का लाइसेंस है, किसी चीज़ का कॉपीराइट हम गवर्नमेंट से लेकर के रखे हुए, तो ये सब क्या है, इनटेंजिबल आइटम है, बट है तो ये भी मेरा एसेट। ठीक है, तो ऐसे टेंजिबल भी हो सकते हैं और इंटेंजिबल। अच्छा, अभी हम वो नॉन करंट और करंट का बात नहीं कर रहे, बिकॉज उसका अभी यूज नहीं है। तो अभी हम जो बेसिक टर्म्स में तुमको वो आइटम पढ़ा रहे हैं जिसका अभी तुमको यूज पड़ेगा कुछ चैप्टर्स को पढ़ने में, और ये बेसिक टर्म्स को और डिटेल में ले जाएंगे जब जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से शॉर्ट में रिवीजन हम करवा दिए मेन आइटम का लगभग, लेकिन सारा ही कवर हो गया, कुछ छोड़े तो नहीं है ना। इसके बाद है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब मेरे ऊपर कर्जा, मतलब कि हमको किसी को पैसा देना है, तो वो मेरा क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है, अच्छा, लाइबिलिटी दो टाइप का होता है, कि इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब जो पैसा ऑनर को रिटर्न करना, जिसको कैपिटल बोलते हैं, और जो पैसा बाहर वाले को रिटर्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, सिंपल। अमाउंट ओड या पेबल बाय द बिजनेस इज टर्म्ड एज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटरनल लाइबिलिटी और external liability. Liability towards owner is termed as internal liability and liability towards outsider are termed as external. अच्छा, जनरली हम लोग liability वर्ड external के लिए यूज करते हैं, क्योंकि internal liability को तो कैपिटल बोलते ही है। ठीक है, बट हाँ, तुमसे जब एग्जाम में लाइबिलिटी के बारे में बोलेगा लिखो तो पूरा लिख करके आ जाना कि लाइबिलिटी दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। या ये भी लिख सकते हो करंट और नॉन करंट। करंट क्या, जिसका पेमेंट विद इन 12 मंथ्स करना है, और जिसका पेमेंट 12 मंथ्स के बाद करना है, वो सब क्या हो जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। चलो, लाइबिलिटी का कुछ एग्जाम्पल।
क्रेडिटर, जिनसे उधार में गुड्स परचेज किए थे, जिनको फ्यूचर में हमको पैसा देना है, वो हमारा लायबिलिटी है। या बिजनेस करने के लिए बैंक से क्या ले लिए थे, लोन, तो उनको पैसा देना है। तो किसी को भी अगर तुमको पैसा देना है, अगर तुमको रात को नींद नहीं आ रहा है तो समझ जाओ तुम्हारे ऊपर क्या है। और जो चैन का नींद सो रहा है उसके पास बहुत सारा क्या होगा, एसेट होगा, ठीक है। टेंशन है जीवन में तो किस कारण से, लायबिलिटी। मिडिल क्लास फैमिली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग का ये होता है, कर्जे में तो सब फैमिली डूबा हुआ ही है ना, तो लायबिलिटी ही है, ठीक है। देखो लायबिलिटी का एग्जांपल क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस। अब बताओ, मान लीजिए कई बार हम लोग कोई खर्चा कर देते हैं, खर्चा करने का मतलब किसी से सर्विस तो ले लिए बट उसको पेमेंट अभी रोक करके रखे। जैसे एम्प्लॉय काम कर लिया, डेली बोरा सर पे पगार दे दीजिए, सैलरी पेमेंट, अरे दे देंगे, कल दे देंगे, परसों, मतलब लटका रहे। तो मेरा एम्प्लॉय को सैलरी देना बाकी है, बिल्डिंग का रेंट पेमेंट करना बाकी है, बिजली बिल का पेमेंट करना बाकी है, तो जिस खर्चे का पेमेंट करना बाकी है वो सब मेरे ऊपर क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो पहले तो एक्सपेंस का मतलब क्लियर होना चाहिए। कोई भी सर्विस तुम किसी से ले रहे हो करंट ईयर में, तो उसका पेमेंट तो तुमको करंट ईयर में करना चाहिए था, वो करंट ईयर का एक्सपेंस माना जाता है। लेकिन जो पेमेंट तुम रोक करके रखे हो, अभी तक पेमेंट नहीं किए, लाइक एम्प्लॉय साल भर काम किया 12 महीना, तुम उसको 10 महीने का पेमेंट किए, 2 महीने का पेमेंट बाकी है। बिल्डिंग यूज कर रहे हो किसी का, 6 महीने का पेमेंट कर दिए, 6 महीने का पेमेंट करना बाकी है। तो जो भी खर्चा हो रहा है करंट ईयर में जिसका पेमेंट करना बाकी है, तो वो सब भी तो हमारे ऊपर क्या है, एक लायबिलिटी है, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देना बाकी है, लेबर को वेजेस का पेमेंट करना बाकी है, बिल्डिंग का रेंट पेमेंट करना बाकी है, जिस चीज का पेमेंट करना बाकी है, ठीक है। रेवेन्यू, या उसको हम लोग नॉर्मल सेंस में क्या बोल देते हैं, इनकम, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब सिंपल सा बात है, कोई भी तुम बिजनेस करोगे तो पैसा ही कमाओगे। तो मेन जहां से तुमको पैसा आता है, मेन कहां से, जैसे मेरे लिए अगर बात करें कोचिंग में, मेरे पास मेन इनकम कमाने का सोर्स क्या है, फीस, जो ट्यूशन में फीस आ रहा है, या बैंक बैलेंस है तो उसके ऊपर हमको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, यही तो मेरे पास। हाँ, तो जो भी माल बेच करके चाहे सर्विस दे करके जो भी हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर से, वो मेरे बिजनेस का क्या होता है, रेवेन्यू। उसमें से सारा खर्चा वर्चा काटने के बाद क्या पता चलता है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। रेवेन्यू, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ, क्योंकि कोई बंदा गुड्स बेचता है तो कोई सर्विस बेचता है, कोई गुड्स बेच रहा है कोई सर्विस दे रहा है। या यूज ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्स बाय अदर, कई बार हम लोग अपना रिसोर्स किसी को किराए पर दे देते हैं यूज करने के लिए। जैसे किसी को पैसा दे दिए लोन पर तो हमको क्या देगा, इंटरेस्ट। किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिए तो उनको क्या मिलेगा, डिविडेंड। किसी को अपना कोई प्रॉपर्टी खाली था यूज करने के लिए दिए तो क्या देगा, रेंट। मतलब कहीं से भी तुम पैसा कमा रहे हो, कहीं से रेंट कमा रहे हो, कहीं से डिविडेंड कमा रहे हो, कहीं से इंटरेस्ट कमा रहे हो, कस्टमर को माल बेच करके पैसा ले रहे हो, या किसी को सर्विस दे करके कुछ फीस चार्ज कर रहे हो, जहां से भी पैसा तुम्हारे पास आ रहा है वो सब तुम्हारा क्या है, रेवेन्यू, ठीक है। उसमें से क्या माइनस करना होगा, अपना सारा खर्चा, क्योंकि तुम लोग से जितना फीस होता है वो पूरा मेरा इनकम नहीं है। तुम लोग से जितना भी फीस हम कलेक्ट किए वो पूरा इनकम तो बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें से हमको अपना ये ट्यूशन का रेंट माइनस करना होगा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा माइनस करना होगा, बिजली बिल का पेमेंट है, बहुत सारा खर्चा है। तो इनकम को कमाने के लिए बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, एक्सपेंस करना पड़ता है, या कई बार हमको क्या हो जाता है, लॉस भी हो जाता है। जैसे कुछ माल चोरी हो गया, या कोई किसी को उधार में कुछ माल बेचे तो पैसा डूब गया, तो लॉस भी होता है। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। सिंपल, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो लागत लगा वो सब अपना क्या है, एक्सपेंस। जैसे सबसे बड़ा एक्सपेंस तो माल खरीदना ही है, क्योंकि माल बेचोगे तो माल होना भी तो चाहिए। तुम बोलते हो कि हम एक किसी को प्रोडक्ट बेच करके 100 रुपया कमा लिए, अरे भैया तो प्रोडक्ट कितने का था, 80 रुपये का था, तो वो तो गया, प्रोडक्ट गया तभी तो 100 रुपया आया। तो सबसे बड़ा खर्चा तो गुड्स का ही है, जो तुम गुड्स परचेज करके ला रहे हो बेचने के लिए, सबसे बड़ा खर्चा क्या है, गुड्स खरीदना। लेकिन उसके बाद फिर दुकान को चलाने के लिए और भी खर्चा लगता है। गुड्स को कहाँ रखोगे, दुकान में रखोगे, दुकान लोगे, स्पेस लोगे, उसका पेमेंट करोगे, स्टाफ वगैरह को रखोगे जो तुमको मैनेज करने में हेल्प करेगा, तो बहुत सारा खर्चा लगता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, इंप्लॉय काम कर रहे होंगे दुकान में तो क्या होगा, सैलरी दोगे। कोई फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है उसको वेजेस दे दो, दुकान किराए पर है तो उसका क्या दे दो, रेंट दे दो, बिजली बिल का पेमेंट कर दो, या कुछ खराब हो जाता है कभी एसेट वगैरह उसका क्या करवा लो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा लो, या माल को जब मंगवाते तो भाड़ा वगैरह लगता है ट्रांसपोर्ट का, कैरेज का पेमेंट कर दो, या कुछ एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा कर दो। इंटरेस्ट, अगर लोन लिए तो उसके ऊपर क्या पे करो, इंटरेस्ट पे करो। या कई बार कुछ नुकसान हो जाता है कि किसी कस्टमर को उधार में माल बेचे, पैसा डूब गया, बैड डेप्ट हो गया, या लॉस ऑफ गुड्स या एसेट बाई, आग लग गया फैक्ट्री में तो माल चोरी हो गया, या जो भी है फायर थेफ्ट के कारण, तो ये सब मेरे बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस। यानी कि हम लोग बिजनेस में जो रेवेन्यू कमा रहे हैं, माल बेच करके, सर्विस दे करके, जो भी पैसा कलेक्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर से, उसमें सारा खर्चा वर्चा काट के हम लोग को क्या पता चलता है, प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, अब एक्सपेंस को दो कैटेगरी में रखा, एक है प्रीपेड और एक है आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, सपोज करो, ठीक है, और मेरे यहाँ पर एक एम्प्लॉय काम करता है जिसका सैलरी फिक्स कर दिए थे हम
2000 रुपया महीना, सैलरी फिक्स कर दिए थे 2000 महीना। मान लीजिए जनवरी में ही अपॉइंट कर लिए थे और पहला साल मेरा क्लोज होगा दिसंबर में, ठीक है। साल भर ये एम्प्लॉय काम किया, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, कभी छुट्टी नहीं लिया। लेकिन हम इसको टोटल अभी तक जो पेमेंट किए हैं, जो टोटल पेमेंट किए हैं, वो इसको हम पेमेंट किए है 20,000 रुपया। पेमेंट कितना किए? 20। तो तुमको नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है? सर वो 12 महीना काम किया, जनवरी से दिसंबर, तो 2000 रुपया के हिसाब से 12 दूने 24,000। आप उसको पेमेंट कितना किए? 20,000। इसका मतलब कुछ आउटस्टैंडिंग है। क्या है? आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी, आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी, पेमेंट करना बाकी है। तो कितना बाकी है? 4,000। इसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या? देखो खर्चा तो हो गया, क्योंकि इंप्लॉय अगर हमको 12 मंथ सर्विस प्रोवाइड किया ना, तो मेरा खर्चा हो चुका है कितने का? 24,000 का। उसमें से पेमेंट कर दिए कितना? 20। पेमेंट करना बाकी कितना है? 4। तो इसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और ये मेरे बिजनेस के ऊपर एक तरह से क्या बन जाता है? लायबिलिटी। क्योंकि भैया अब इंप्लॉय जब नौकरी किया, सर्विस दिया, अब तो पैसा मांगेगा ना, अब तो हमसे मुकर नहीं सकते। प्रीपेड का क्या चक्कर है समझो। अगर मान लीजिए हम अपने इंप्लॉय को पूरे साल भर में इतना पेमेंट कर दिए थे, 30,000 रुपया, तो तुम बोलोगे सर आप तो बेवकूफ है, कुछ गड़बड़, ज्यादा पेमेंट कर दिए। तो हम बोले ज्यादा पेमेंट किए, हमको पता है, हमको उसको पेमेंट करना कितना चाहिए था? 24,000। करेंट ईयर का अगर देखा जाए तो सिर्फ कितना पेमेंट करना था? तो हम उसको फ्यूचर ईयर का पेमेंट एडवांस में कर दिए, क्योंकि उसको जरूरत था। बोला आप हमको पैसा आज दे दीजिए, फ्यूचर में हमको पैसा मत दीजिएगा। यानी हम उसको आगे का कितना पेमेंट कर दिए? पता है कितना महीने का एडवांस ले गया है? तो बताओ, ये पेमेंट हम किए तो इसी साल होंगे, पेमेंट किए तो इसी साल, लेकिन वो अगले जनवरी, फरवरी और मार्च का है। तो इसका बेनिफिट आज मिला कि फ्यूचर में? तो ये पेमेंट मेरे लिए एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, बिकॉज एक्सपेंस वो होता है जिसका लेना देना करंट ईयर से है। तो पेमेंट करने से एक्सपेंस नहीं हो जाता है। पेमेंट करने से एक्सपेंस, मान लीजिए आज हम इसको 10 साल का पेमेंट एक बार में कर देंगे, तो क्या 10 साल का खर्चा मान लेंगे? नहीं, हम तो अपने अकाउंट्स में जब प्रॉफिट और लॉस निकालते तो एक एक साल का निकालते हैं। तो हम एक बार में 10 साल का खर्चा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ इस साल का खर्चा मानेंगे। और जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया उसको हम अपना क्या ट्रीट करेंगे? एसेट। तो यही हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। अगले साल का पेमेंट इसी साल कर दिए तो इस साल का खर्चा नहीं मानेंगे, इस साल के लिए क्या मानेंगे? एसेट। लेकिन अगर कोई पेमेंट करना ड्यू रह जाता है, सर्विस लेने के बाद भी पेमेंट करना ड्यू रह जाता है, तो वो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, और वो मेरे बिजनेस के लिए क्या बनेगा? लायबिलिटी। मतलब कि यहां पर दो चीज आ गया, अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो क्या बनेगा? एसेट, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो क्या बनेगा? लायबिलिटी। ठीक है। फिर है इनकम। इनकम का मतलब सिंपल क्या? देखो ऐसे तो हम रेवेन्यू को भी क्या बोल दिए बोलचाल की भाषा में? इनकम ही बोल दिए। बट अगर कोई ऐसे बोलेगा इनकम का मतलब, तो एक काम करना, इनकम का मतलब साल भर में जो भी तुम प्रॉफिट कमाते हो, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? अपने टोटल रेवेन्यू में से क्या माइनस करके? एक्सपेंस। मतलब जैसे कोई माल बेचे, 10 लाख का माल बिका मेरा, लेकिन माल को बेचने में पूरा दुकान का खर्चा वर्चा काट करके 7 लाख का खर्चा हो गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख। वही मेरा क्या है? इनकम। बट बोलचाल की भाषा में हम लोग रेवेन्यू को भी क्या बोलते हैं? इनकम ही बोलते हैं। ठीक है। और एक क्या है? लॉस। लॉस तो बड़ा कॉमन वर्ड है। दुकान से माल चोरी हो गया, वो भी क्या है? लॉस। कस्टमर से पैसा डूब गया, वो भी क्या है? लॉस। और एक ओवरऑल लॉस भी निकलता है कि अगर हमारे बिजनेस का रेवेन्यू कम है और खर्चा क्या है? ज्यादा, तो ओवरऑल क्या आएगा? लॉस। ठीक है। तो देखा जाए तो ये ही हम लोग का पूरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें कुछ छोड़े नहीं है, मतलब जो एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट था, जैसे स्टॉक और इन्वेंट्री के बीच में डिस्टिंग यूज किया हुआ था, उसका भी कोई काम नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स, ये सब का भी कोई काम नहीं है। तो जो भी फालतू टर्म्स था वो सारा हटा दिए, और जो मेन जितना भी टर्म्स था यही, और इससे ज्यादा काम आएगा भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, करंट एक ये होता है एसेट में दो टाइप का, करंट और नॉन करंट। वो एसेट जिसका बेनिफिट विद इन 12 मंथ्स मिलता है उसको क्या बोलते हैं? करंट। जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है वो सब क्या होता है? नॉन करंट होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमको एक बार ये बता दो तो, अकाउंटिंग का डिफिनेशन क्या था? Accounting is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the financial information in a useful manner to the users of accounting. यही था। ठीक है। अकाउंटिंग क्यों करते? अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए, अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। ठीक है, ये सब था। ठीक है, यही तो चैप्टर नंबर 1 जब हम पढ़ाएंगे तो वापस से रिवीजन करवा देंगे। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें कहीं कोई डाउट?